यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप तो क्या हाथरस में देखा गया कि जो शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे वो शक्तियां हाथरस यूपी में पहुंच चुकी थी। पीएफआई जैसे लोगों को फंडिंग किया गया था, विदेशी पैसों से चंदा मिला था और ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा था। यूपी 19 लोगों पे गंभीर धारा यानी कि देश विरोधी क्या कहेंगे? देखिए, हकीकत है कि जिस तरीके से हाथरस की घटना को हवा देकर के तूल देने का काम किया गया है और तो निश्चित रूप से और जिस हिसाब से जांच जब शुरू हुई है तो विदेशी फंडिंग बाकी एक सुनियोजित तरीके से पूरा जैसे शाहीन बाग दिल्ली में हुआ था और लंबे समय तक विदेशी ताकतें मिल करके एक आंदोलन चलाई थी। उनका आंदोलन लास्ट में जा कर के नाकाम रहा और जांच हुआ तो पता चला कि इसमें विदेशी फंडिंग आए हुए। ठीक उसी तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कोरोना से लड़ते हुए 24-25 करोड़ जनता के मान सम्मान और सम्मान को सुरक्षित रखते हुए कोरोना को भगाना भी है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना भी है। उस दिशा में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में जो शालीनतापूर्वक काम चल रहा है तो उसमें वितरेक डालने के लिए, व्यवधान क्रिएट करने के लिए एक हाथरस की घटना को एक नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर और उसमें राजनीतिक हवा भी दी गई, विदेशी फंडिंग भी की गई, जिसकी आज ईडी ने भी जांच का आदेश कर दिया कि फंडिंग कहाँ से हुई है, किस रूप में हुई है, किन लोगों ने फंडिंग किया है और किसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो शाहीन बाग में जिस जिस देश के लोग, चाहे कंट्री के अंदर भी रहने वाले जिस तरीके के लोग हैं जिनका सहयोग था और एक जो देश हित में कानून बना हुआ था उसको लेकर के एक मुद्दा बनाने का काम किया, उसमें भी विफल हो गए। इसके अलावा तमाम ऐसे अवसर आए क्योंकि आज माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की जो कार्यशैली है उसके आगे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया और इसलिए चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, ये जितने भी राजनीतिक दल आज ट्विटर हैंडल पे ही इनकी राजनीति की हुई है। तो किसी तरीके से उत्तर प्रदेश चूँकि सबसे बड़ा राज्य है देश का, यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट करके उत्तर प्रदेश और देश के अंदर अशांति फैलाना चाहते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण शाहीन बाग था और यह हाथरस की घटना। सर, हाथरस की घटना को जिस तरह से पॉलिटिकल आयाम दिया गया राजनीतिक दलों के द्वारा, एक एक करके सारे डेलीगेशन वहां जा रहे हैं। कोरोना के बीच में 144 लगा, फिर भी भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर लोग वहां पहुंच रहे हैं। पूरा पॉलिटिकल उसको एक मोमेंट बनाना चाह रहे थे। इसको लेके दूध का दूध पानी का पानी हुई इस पूरे मामले को योगी आदित्यनाथ की सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दी है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से ही जांच हो ताकि सारे चीजों को एकदम क्लियर हो जाए क्या था क्या नहीं। वही बात मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हाथरस की घटना को हवा दिया गया, आज तक उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में देखा गया है कि कहीं पर कोई घटना होती है तो होता है कि सीबीआई जांच कीजिए। जब इस घटना पे उत्तर प्रदेश के पुलिस के ऊपर जब सवालिया निशान लगने लगा तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने खुद ही सीबीआई के लिए रिकमेंडेशन कर दी और नार्को टेस्ट करने की उन्होंने बात कही और जो इसमें इन्वॉल्व है और प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के राजनीतिक दल और अन्य जो लोग जुड़े हुए हैं इस घटनाक्रम से सबके नार्को टेस्ट किए। तो नार्को टेस्ट पे भी भग रहे हैं, सीबीआई जांच से भी भग रहे हैं और इसलिए आज सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा भी दिया है कि आप सीबीआई से हो या जिस एजेंसी से जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो कि घटनाक्रम क्या है, घटनाक्रम मारपीट का है, घटनाक्रम रेप का है, घटनाक्रम क्या है, इस पर विधिवत जांच हो जाए ताकि जो अमन चैन खराब किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश का अमन चैन आज पूरे देश के अंदर खराब किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की छवि जो पूरे दुनिया के मानचित्र पर बनी हुई है, निश्चित रूप से एक घटना को लेकर के ये 130 करोड़ देशवासियों के मान सम्मान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। तो अपने आप में यह बहुत विचारणीय और इसीलिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने जो भी इसमें पुलिस के अधिकारी थे उनको सस्पेंड करने का भी काम किया। नार्को टेस्ट की बात उन्होंने कही, इसके बाद से उन्होंने सीबीआई जांच के लिए रिकमेंडेशन किया। फिर भी जब वो हुआ कि नहीं सीबीआई तो भाई जांच से क्यों भग रहे हैं, सीबीआई जांच तो आज पूरे देश के कोने कोने से डिमांड होती है। अभी सुशांत सिंह केस में सीबीआई जांच की मांग हुई
तो अगर सही लोग होते तो सीबीआई जैसे भगते क्यों? और इसलिए आज सरकार ने हलफनामा देने के लिए गया है और सरकार किसी भी एजेंसी से जांच हो उसके लिए तैयार हो। और निश्चित रूप से तब मामला खुल के आ गया कि विदेशी ताकतें, विदेशी पैसा, माफियाओं के पैसा, सरकार को डिस्टर्ब करने का, सरकार के उत्तर प्रदेश के अंदर अमन चैन खराब करने का, एक दंगा फैलाने का, क्योंकि आज 3-3.5 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हो रहा है। लेकिन जो विपक्ष है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अशांत हो और हमको राजनीतिक मुद्दा मिले। और इसलिए सीधे तौर पर मैं कह सकता हूँ एक लाइन में कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये दंगे की राजनीति कर रहे हैं, समाज को भड़काने की राजनीति कर रहे हैं, समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, कहीं मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। सर, बिजली विभाग के कर्मचारी लगातार कर रहे हैं, कह रहे हैं इससे आरक्षण जैसी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, क्या कहेंगे सर? देखिए, बिजली व्यवस्था हम कह सकते हैं कि पिछले आज़ादी के 65-70 साल के अगर इतिहास को उठा के देखा जाए तो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के आने के बाद, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश, जो बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ वह 65-66 सालों में नहीं था। आज घर घर में बिजली के तार और खंभा पहुंचाने का काम, जो महानगरें हैं, महानगर और जिला को 24 घंटा बिजली देने का काम, इसी तरीके से तहसील मुख्यालय और ग्रामीण अंचलों में तहसील 20 घंटे, ग्रामीण अंचल 16 घंटे, इस तरीके का काम और हर घर तक। और ये सरकार का ये मिशन था कि हम हर घर तक अगर बिजली के तार खंभा पहुंचा लें तो पूरे प्रदेश और पूरे देश में 24 घंटा बिजली देंगे। इसी दिशा में सरकार का कदम चल रहा है। निश्चित रूप से इसमें प्राइवेट सेक्टर से भी जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं कि बिजली विभाग में जो पहले से जो चली हुई व्यवस्था आ रही है, कहीं ना कहीं कार्यशैली में जो भी सरकारी व्यवस्था में जो लोग हो जा रहे हैं, तो जिस हिसाब से एक्टिव होकर के काम करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं शिथिलता आ रही है। इसलिए कि दिमाग में हो जा रहा है कि हम सरकारी नौकरी में, और इसलिए चूँकि बिजली व्यवस्था 24 घंटा देना है, हमको इस व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, तो इसलिए अन्य अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत है। उसी में जो तत्काल में जो व्यवस्था चल रही है वो आउटसोर्सिंग के जरिए हो रहा है। संविदा के आउटसोर्सिंग के जरिए जो व्यवस्था चल रही थी उसी में है। तो भाई, काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो, सरकारी सेक्टर से हो, मुख्य मुद्दा यह है कि आज उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान के और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को 24 घंटा बिजली देने की व्यवस्था की जाए, चाहे जिस व्यवस्था से दी जाए। यह व्यवस्था है निश्चित रूप से थोड़ा उन लोगों के मन में आक्रोश है, जिसको लेकर के चल रहा है, वार्ता चल रही है, और हम लोगों को भरोसा है कि ये सारे रास्ते बातचीत के जरिए हल हो जाए। वहीं सर, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मिलकर किसान बचाओ रैली निकाले हैं। ट्रैक्टर, अब जिनको ट्रैक्टर पर बैठने की आदत नहीं रही हो, किसान की भाषा बोल रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, किसान बनने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन नकल करने के लिए भी तो अकल की जरूरत पड़ती है। अगर नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत अगर ठीक से ना हो तो वही होगा जो राहुल गांधी जी ने किया है। अगर ट्रैक्टर पर बैठ के जा रहे थे तो थोड़ा देर ट्रैक्टर पर ही बैठ के जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि 10-15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में पीठ में छल्ले पड़ जाते, ठीक ना, या उनको दर्द बढ़ जाता। तो इसलिए सोफा तो डॉक्टर ने बताया तो था नहीं कि किसानों के आंदोलन लड़ने के लिए किसान बन के आप सोफा लगा के जाएंगे। तो निश्चित रूप से वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो कितने किसान समर्थक हैं, कितने किसानों की बात करते हैं, कितनों किसानों के हिमायती हैं। और ये निश्चित रूप से ये है, और जो भी निर्णय हुआ ये देश हित में है और उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के किसानों के हित में है। चूँकि उत्तर प्रदेश से हम लोग आते हैं और उत्तर प्रदेश बिहार की मेरी सीमा है, और चूँकि जो ये विधेयक पास हुआ है, ये मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि मंडी शुल्क को लेकर के जब किसान अपनी पैदावार, चूँकि हमारा उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा में है और एक राज्य से दूसरे राज्य, चाहे जब किसान रोड पे आता था तो 2.5% उसको मंडी शुल्क देना पड़ता था। आज सरकार ने माफ़ कर दिया, मंडी उसी तरीके से बरकरार होगी और किसान अपने पैदावार करके किसी भी मंडी में जा करके वो जा करके आप उच्चतम दर पे बेच सकता है। तो जो बिचौलिया औने पौने दाम पे ले रहे थे, निश्चित रूप से आज उन बिचौलियों के ऊपर विराम लगा है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के आने के पहले 65-66 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, तो 65 और 66 सालों में सरकार का अभी तक जितनी सरकारें बनी हो, कांग्रेस पार्टी हो या उसके सहयोगी सपा बसपा पार्टी थे, उनका समर्थन मूल्य 1000 से नीचे रहा है। 900 से नीचे था, मुझे याद है 2015-16 तक।
चाहे वो गेहूं रहा हो चाहे धान रहा हो। और जब मोदी जी की सरकार आई है तो ये एमएसपी रेट बढ़ाना शुरू की, और जोगी जी की सरकार आई तो जितना अखिलेश यादव ने 5 सालों के अंदर धान और गेहूं का क्रय नहीं किया था, उतना पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की महाराज ने 17 और 18 मामलों ने किया था, 42 लाख मीट्रिक टन। और इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2014 के पहले का आप रेट निकाल के देख लीजिए तो 900 और 1000 के नीचे ही है। और आज 1888 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का, और इसी तरीके से गेहूं का सरकार ने दिया है। तो निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसानों की आय दुगनी करनी है, उसी दुगना करने की दिशा में ही ये भारत सरकार ने जो निर्णय लिया वो किसानों का बिल है, वो किसानों के हित में है, वो देश हित में है। और आंदोलन तो करने के लिए ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डीएम के हम बयान देने के लिए गए, और आप भी लोग मीडिया के लोग पूछे तो बता नहीं पाए कि किस चीज़ के लिए हम गए धरना देने के। सर इसी सर एक कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर ये है कि जो संक्रमण की संख्या उसमें काफ़ी गिरावट आ रही है और 54 लाख लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं देश में, क्या कहना? बिल्कुल आइडिया सही है, और मैं कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद 130 से 135 करोड़ हिंदुस्तान की जनता होने के बाद जो सही समय पर सही निर्णय माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया, और जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन बनी उस गाइडलाइन के ही आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर निर्णय लेते गए। और निर्णय लेने के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों लोगों ने चिंता की कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, जो गरीब हैं, जो निराश्रित महिलाएं हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे छोटे उद्योगपति हैं, आखिर जब ये उद्योग धंधा बंद होगा कोरोना से निपटने के लिए, तो उन्होंने भारत सरकार से लेकर के राज्य सरकार का उन लोगों ने खजाना भी खोला, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी की। मुफ्त में अनाज एक बार उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य सरकार द्वारा, एक बार केंद्र सरकार के द्वारा, महीने में 2-2 बार मुफ्त में अनाज देने की व्यवस्था ऐसे लगातार 6 महीनों से चल रहा है। और इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये मृत्यु दर आप दुनिया के मानचित्र पे हिंदुस्तान को उठा करके देख लीजिए, और दुनिया के मानचित्र पे जो पॉपुलेशन है, जो समृद्ध देश भी हैं, अमेरिका, जापान, इटली, चाइना, उनकी पॉपुलेशन देख लीजिए, वहाँ का मृत्यु दर देख लीजिए, यहाँ का मृत्यु दर देख लीजिए पॉपुलेशन के आधार पे, और मरीजों के पॉजिटिविटी को लेकर के वहाँ का देख लीजिए और यहाँ का देख लीजिए, और रिकवरी रेट वहाँ का देखिए और यहाँ का देखिए, तो विश्व के मानचित्र पर देखेंगे तो हिंदुस्तान आज आगे है, रिकवरी रेट में भी, मृत्यु दर भी कम है, और काफ़ी लोग ठीक भी हुए हैं। और अगर हिंदुस्तान की तासीर पर देखें, हम हिंदुस्तान के मानचित्र पर अगर आप उत्तर प्रदेश को रखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कोविड से लड़ते हुए, और सबसे बड़ा उदाहरण कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी का निधन हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अंत्येष्टि में नहीं जाएंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ प्रदेशवासियों की हम इस कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए हम लड़ेंगे, उनके मान सम्मान स्वाभिमान की सुरक्षा करेंगे, जब इससे हम निपट लेंगे तब हम जाएंगे। और आज तक नहीं गए, तो निश्चित रूप से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की कुशल क्षमता कि आज उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 90% गया है, मृत्यु दर भी कम है, और ठीक भी लाखों में लोग हुए हैं। और मैं कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर को चाहे ट्रेन के जरिए, चाहे रोड के जरिए, चाहे किसी तरीके की सहूलियत अगर किसी राज्य ने देने का काम किया है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में दिया है।